लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक क्या देखा था हमने? इधर 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 लास्ट टॉपिक क्या देखा था लास्ट क्लास में? अच्छा, विस्कोसिटी स्टार्ट करना है। चलो उससे पहले कुछ तो रिवाइज करना होगा। आज हम रिवाइज करेंगे एक बार कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या है कंटिन्यूटी इक्वेशन? कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन। फ्लूइड जब भी फ्लो होता है ना, तो वो कंटिन्यू फ्लो होता है, बीच बीच में ब्रेक नहीं होगा। तो देखो, मैंने एक क्रॉस सेक्शन यहां पे ले लिया कि मैं यहां पे ऑब्जर्वेशन लेने वाला हूं, और दूसरा क्रॉस सेक्शन मैंने यहां पे ले लिया। मेरी मर्जी में कहीं पे भी ले सकता हूं। जैसे कि इंजेक्शन होती है ना, इंजेक्शन में देखना ये वाला जो होता है ना, इसका डायमीटर ज्यादा होता है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या है, ज्यादा है। मैंने ले लिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A1, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, वो है A2। अब आप देखो, जब यहाँ पे जो पिस्टन है, जो इंजेक्शन में जो पिस्टन होता है, जब ये आगे की तरफ मूव करेगा, जब ये यहां पहुंच चुका होगा, तो इसने इतना फ्लूइड डिस्प्लेस कर दिया और इतना फ्लूइड वहां से बाहर निकल चुका होगा। तो देखो, इतना फ्लूइड पूरा वहां से बाहर निकल गया होगा, लेकिन यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया तो ज्यादा है, तो ये पिस्टन धीरे धीरे मूव करेगा, लेकिन यहाँ पे जो फ्लूइड है ना, उसको बहुत स्पीड से बाहर निकलना होगा, क्योंकि इतना सारा सब कुछ इसको इस छोटे से होल से बाहर निकलना है। तो जैसे गार्डन में होता है, हम लोग पानी डालते हैं, सामने दबा देते हैं, तो क्या हो गया, एरिया कम। जैसे एरिया कम, तो वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसको हमने डिटेल में देखा था कि जो उसकी प्रेशर कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मान लो यहाँ पे प्रेशर है P1 और यहाँ पे प्रेशर है P2। टू में जो प्रेशर है ना, वो कम हो जाता है, P2 का प्रेशर P1 से कम हो जाता है, लेकिन वेलोसिटी एट 2 बढ़ जाती है। वेलोसिटी कब बढ़ेगी, जब प्रेशर एनर्जी कम होगी। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रेशर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, V2। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या थी, ρ1 A1 V1 इज इक्वल्स टू ρ2 A2 V2। लेकिन हम जितने भी फ्लूइड्स पढ़ते हैं ना, लिक्विड्स, वो सारे इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इसलिए उनकी डेंसिटी कभी चेंज नहीं होती। तो ρ1 इज इक्वल्स टू ρ2 होता है। क्योंकि हम इनकम्प्रेसिबल मटेरियल्स को ही पढ़ते हैं, इसलिए मैं लिख सकता हूं A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। तो जब भी कोई कंटिन्यूटी इक्वेशन पूछे, तो आपको ये बोलना है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल है। लेकिन जब बोलेगा इनकम्प्रेसिबल लिक्विड्स के लिए, तब आप बोलना A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। तो चलो, एक न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे हैं अभी। ये इक्वेशन याद हो गई, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये क्या है, उस पॉइंट पे वेलोसिटी। तो अगर मैंने एक क्वेश्चन बनाया कि चलो, ये एक ऐसा पाइप है, इस पाइप में यहाँ पे जो एरिया है 0.25 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे अगर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे अगर एरिया हो जाता है कम होके 0.1 मीटर स्क्वायर, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अगर ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो, बताओ। हाँ, आप पूरा लिखेंगे, अप्लाइंग कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन जब भी आपको दो अलग अलग क्रॉस सेक्शन दे देगा ना, यहाँ का एरिया, यहाँ की वेलोसिटी, ऐसा जब भी बात करेगा, तब आप समझ जाना आपको क्या लगाना है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो मैं लगाऊंगा A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, और यहाँ से V2 इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। हो जाएगा। चलो अब एक क्वेश्चन लिखो आप लोग, इसको तो बनाने की जरूरत नहीं थी, एक, या लिखने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन कैसा है। इस क्वेश्चन का मैं डायग्राम बना देता हूं कि यहाँ पे ये एक पाइप है, यहाँ पे एक मैंने पिस्टन लगा दिया है, ये एक पिस्टन है, ये आगे की तरफ जब मूव करेगा, तो क्या होगा, इसके ऊपर बहुत प्रेशर लगने वाला है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ना होल्स बना दिए हैं, ये एक होल, ये दूसरा होल, ये तीसरा होल, ये चौथा होल, ये पांचवा होल। इस पूरे का जो एरिया था, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो था यहाँ का,
वो एरिया था कितना, 0.64 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे ये जो एक होल है इसका जो एरिया है वो है 0.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो वेलोसिटी है इस पिस्टन की, इसकी जो वेलोसिटी है वो है 9 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ यहाँ पे जो फ्लूइड बाहर निकल रहा होगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एक बार आ चुका है, वहां पे 40 होल्स दे रखा था, जो मैंने यहाँ पे 5 होल्स बनाए हैं। आएगा समझ में। तो यहाँ पे देखो, दो जगह हम लोगों को क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है। एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेंगे हम लोग बड़ा वाला, ये देखो यहाँ पे ले लिया मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये है हमारा क्रॉस सेक्शन 1। यहाँ पे एरिया कितना है 0.64 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 9 मीटर पर सेकेंड। अब पानी जहां से बाहर निकल रहा है, वो हो जाएगा हमारा एरिया 2। तो पानी यहां से निकल रहा है, यहां से निकल रहा है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, ये पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन 2 है क्या? नहीं, छोटी छोटी जगहों से बाहर निकल रहा है पानी। तो टोटल कितने एरिया से पानी बाहर निकल रहा है? एक का एरिया कितना है 0.16, तो ऐसे 5 होल्स हैं, तो टोटल कितने एरिया से बाहर निकल रहा है 0.16 इंटू 5, तो टोटल एरिया ये आ गया। क्या सारे होल्स में से सेम वेलोसिटी से बाहर निकलेगा या अलग अलग वेलोसिटी से? सेम वेलोसिटी से, सबका एरिया सेम है तो सबसे सेम वेलोसिटी से बाहर निकलेगा। तो मैं लिखूंगा अप्लाइंग कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो वहां पे क्या हो जाएगा 0.64 इंटू, ये देखो ये A1 है और V1 क्या हो जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड। दूसरी साइड का एरिया, आप बस होल्स काउंट कर लेंगे, 5 इंटू 0.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस सेंटीमीटर स्क्वायर है। 1 सेंटीमीटर में 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। देखो मैंने बताया ना, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। दोनों साइड 100 से डिवाइड कर लो, इधर भी 100 से डिवाइड और इधर भी 100 से डिवाइड। यहां पे क्या बचेगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहां का भी स्क्वायर करो और यहां का भी स्क्वायर। यहां पे क्या बचेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। तो यहां पे मैं लिखूंगा 10 टू द पावर माइनस 4, क्योंकि यूनिट्स का मिसमैच है, वो दिया हुआ है मीटर स्क्वायर में और ये दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसको मैंने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, इनटू इस साइड की वेलोसिटी, यही तो हमको निकालना है। बस इसमें आप लोग वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने मन से अभी भी बनाया है, इसलिए इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग जाए, एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा। तो एक क्वेश्चन आप लोग की बुक में है एसएल अरोरा में, उसमें लिखा हुआ है 40 नंबर ऑफ होल्स है, तो क्या चेंज हो जाएगा यहाँ पे 5 की जगह 40 हो जाएगा, है ना। तो जब भी दो अलग अलग क्रॉस सेक्शन है, एक का एरिया दिया है, दूसरे का वेलोसिटी निकालने बोल रहा है, एरिया निकालने बोल रहा है, तो किसको लगाएंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए अब हेडिंग डाली थी बच्चों ने विस्कोसिटी, बड़े प्यार से। विस्कोसिटी क्या चीज होती है पहले वो देखते हैं। हमने ये बीकर्स लेके रखे हैं, ये एक बीकर, ये दूसरा बीकर, ये तीसरा बीकर, ये चौथा बीकर, ये पांचवा बीकर, ये 6th नंबर का बीकर। पहले वाले बीकर में रखी हुई है क्या एयर, दूसरे वाले में रखा हुआ है H2O यानी कि पानी, तीसरे वाले में रखा हुआ है ऑयल, चौथे वाले में क्या रखा हुआ है, अब इसमें और क्या रख दें हनी, चलो हनी डाल दिए। आखिरी वाले में क्या डाल दिए हमने मरकरी डाल दिए, और इस वाले में क्या डाल दिए अल्कोहल। ठीक है, अब मैंने क्या किया एक मेटेलिक बॉल ली, ये मेटेलिक बॉल किसकी बनी होगी जो सब में डूब जाए, चलो वुड की होगी, तो एयर में तो बड़े आराम से डूब जाएगी, यहाँ पे एयर भरी हुई है, बॉल नीचे तक के पहुंच गई। इसमें भी देखो क्या होगा H2O में, इसमें तो नीचे नहीं आएगी, आप वुड की नहीं बना सकते, आपको ऐसा मटेरियल चूज करना पड़ेगा जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो। तो आपने क्या किया इसकी जगह पे ले लिया स्टोन, इसमें डूब गया, इसमें डूब गया, इसमें डूब गया, मरकरी में नहीं डूबेगा।
हमें और ज्यादा डेंसिटी वाली चीज चाहिए। तो मरकरी से ज्यादा डेंसिटी किसकी बताई थी मैंने? गोल्ड की। तो गोल्ड की जो डेंसिटी होती है वो मरकरी से भी ज्यादा होती है। डेंसिटी ही डिसाइड करती है कि फ्लोट करेगा कि डूब जाएगा। लकड़ी की डेंसिटी कम है इसलिए पानी पे फ्लोट करती है, स्टील की डेंसिटी ज्यादा है इसलिए वो डूब जाता है। तो हमने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट को इसमें किया, सारे के सारे पॉट्स में किया, सब में सेम हाइट के ऊपर सेम बॉल को मैंने रखा है, ये आखिरी वाला। तो जब एयर थी तो इसको नीचे आने में कितना टाइम लगा? 1 सेकंड का। जब पानी था और मैंने ये एक बॉल डाल दी इसमें, तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा? ज्यादा टाइम लगेगा, पानी रेजिस्ट करेगा। एग्जाम्पल के लिए हमने 3 सेकंड ले लिया। अब अगला है ऑयल। ऑयल जो रहता है और ज्यादा थिक होता है, इसमें लग गया कितना? 5 सेकेंड। हनी इससे भी ज्यादा थिक होता है, इसमें लग गया मान लीजिए 8 सेकेंड। मरकरी, मरकरी जो है इसकी डेंसिटी और ज्यादा है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो और भी ज्यादा है। तो यहाँ पे मरकरी में जब ये डूबेगा तब इसके लिए कितना टाइम लग सकता है? मान लो 10 सेकेंड। अल्कोहल में क्या होगा? अल्कोहल जो होता है ना, उसकी डेंसिटी जो विस्कोसिटी होती है वो पानी से भी कम होती है, उसकी डेंसिटी भी बहुत कम होती है, 800। वाटर की कितनी है? 1000 यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अल्कोहल में तो ना पानी से भी पहले डूब जाएगा। तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा इसको आने में? 2.5 सेकेंड। तो देखो, किसी भी फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी कि वो किसी दूसरी चीज को अपोज कर रहा है, वही क्या कहलाती है? इसकी विस्कोसिटी कहलाती है। ये हम लोग मोटा मोटा समझ गए कि ये क्या है, लेकिन जब हम लोग इसको डिफाइन करेंगे ना, तब हम लोग ये बाहर वाले फॉरेन एलिमेंट को यहाँ पे नहीं लाएंगे। हम लोग इसमें ये लिखेंगे। अच्छा एक बात बताओ कि एक बड़ा सा गंजी है, पॉट है, इसमें इसमें पहले पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है। आपने एक स्पून ली, स्पून, स्पून से इसमें गोल गोल घुमाया तो आप देखेंगे एक छोटा सा वर्लपूल टाइप का बन जाता है। बहुत इजीली बन गया वो वर्लपूल। लेकिन सोचो इसकी जगह पे अगर हनी भरा होता, तो आपको वो स्पून को मूव करने में इजी होता या बहुत टफ होता? ज्यादा मेहनत लगती है और इतना अच्छा वर्लपूल बनता भी नहीं। एक्चुअली जो ये थिक टाइप के मटेरियल होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं ना, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में ना जबरदस्त फोर्स होता है। दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है ना, उसे हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं, कोहेसिव फोर्स। तो वहां पे क्या होता है, इतना ज्यादा फोर्स है कि वो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के मोशन को अपोज करने लगता है। अब इसका एक एग्जांपल देखो कि विप्लव का बुक शेल्फ है, उसमें ना बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं। ये एक बुक, ये दूसरी बुक, तीसरी, सारी की सारी बुक्स एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है। सारी की सारी बुक्स ये एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं। विप्लव कभी हाथ लगाता नहीं है, पढ़ता नहीं है, इसलिए ऐसी रखी हुई है। ठीक है। अब सोचो आप, अगर विप्लव इसमें से ये वाली जो बुक है ना, ये है अपनी फिजिक्स की बुक, फिजिक्स फेवरेट है विप्लव का, तो विप्लव चाहता है कि वो इस वाली बुक को पढ़े। जैसे वो इस बुक को खींचेगा तो क्या होगा? ये बुक निकल जाएगी और ये पूरी बुक नीचे गिर जाएगी इसके ऊपर, ऐसा कुछ होगा? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे ना ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा। कितने लोग समझ सकते हैं इस बात? ऐसा कुछ अरेंजमेंट बन जाएगा। तो हुआ क्या, ये वाली बुक जब निकल रही थी ना, इसने उसको रोका, लेकिन ये तो निकल रही है, अपने साथ में घसीट के इसको भी थोड़ा सा आगे ले जाती है। अब जब ये आगे जा रही थी ना, तो इसको कौन रोक रहा था? ये। तो ये भी इसके साथ में घसीट के थोड़ा सा आगे चली गई। उसके बाद इसको ये रोक रही थी, इसको ये रोक रही थी, इसको ये रोक रही थी। तो इसमें क्या होता है, एक बुक दूसरी बुक के मोशन को अपोज कर रही है। यही जो इनके बीच का जो फ्रिक्शन है ना, वही क्या कहलाता है? विस्कोसिटी कहलाता है। तो फ्लूइड को भी हम लोग कैसा मानते हैं कि ना, ये बहुत सारी लेयर्स में है। हम बना तो ऐसा देते हैं, पर इसको जब आप जूम करके देखेंगे ना, तो देखो ये फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स की पहली लेयर, ये फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स की दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, ऐसे अरेंज होता है हमारा जो फ्लूइड होता है। तो ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है। आपने क्या किया, इसके ऊपर में कुछ रखा है, मान लो ये एक शीट रखी है। अब जैसे आप इसको इधर खींचने की कोशिश करेंगे, ये मॉलिक्यूल इससे चिपके हुए होते हैं, तो ये भी आगे जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसको कौन रोकेगा? उससे नीचे वाली लेयर। लेकिन वो ऊपर के साथ में चिपके हुए हैं, तो ये भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, इनको कौन रोकेगा? ये रोकेगा। तो वैसे टाइप का कुछ अरेंजमेंट बन जाता है फ्लूइड की लेयर्स के बीच में भी। इसी को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया है? विस्कोसिटी। ये तो हो गई समझने वाली बात। जब लिखने वाली बात आएगी तो क्या लिखेंगे कि फ्लूइड ना बहुत सारी लेयर से मिलकर बना होता है।
तो जब भी हम इसमें ना मोशन देने की कोशिश करते हैं किसी एक लेयर को, तो बाकी की लेयर ना उसके मोशन को अपोज करती है। यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है फ्लूइड की? विस्कोसिटी। बहुत ज्यादा अगर रेजिस्टिव फोर्स लगाएंगी तो भाई उसमें विस्कोसिटी ज्यादा है, जैसे कि हनी। लेकिन अगर बिल्कुल कम फोर्स लगाएंगे तो वाटर हो गया, या एयर हो गया, एल्कोहल हो गया। एल्कोहल। चलो लिखो विस्कोसिटी में। इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है 1 मार्क्स में। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ viscosity is the property of the fluid by virtue of which it opposes the relative motion. It opposes the relative motion. तो बच्चों ने देखा, एक बुक को निकालने जा रहे थे तो उसके रिलेटिव मोशन को नीचे वाली बुक ने अपोज किया, उसके नीचे वाली ने अपोज किया। opposes the relative motion between the adjacent layers। तो फ्लूइड को भी हमने ऐसा कंसिडर किया है कि बहुत सारी लेयर्स से मिलकर बना है। तो एडजेसेंट लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। ये वर्ड के नीचे अंडरलाइन कर लेना, एडजेसेंट लेयर्स। ये हमेशा एडजेसेंट लेयर्स के बीच में लगता है, दो लेयर्स के बीच में। एडजेसेंट वर्ड यूज करना जरूरी है डेफिनेशन में। फुल स्टॉप करके लिखना, इट इज द फ्लूइड फ्रिक्शन और इंटरनल फ्रिक्शन। ये कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, ये फ्लूइड के अंदर ही है, फ्लूइड के अंदर ही है ये, समझे? इट इज द फ्लूइड फ्रिक्शन और इंटरनल फ्रिक्शन। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। तो देखो, ये वाली बुक यहां जाना चाह रही थी, लेकिन ये वाली बुक इसको रोकने की कोशिश कर रही। रोकने की कोशिश करेगी तो क्या करेगी? इस वाले बुक के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी ताकि ये रुक जाए, लेकिन ये इसको रोक नहीं पाएगी। लेकिन इसने एक फोर्स तो लगाया ना, क्या आप स्मूथली बाहर निकाल सकते हो क्या? नहीं। ये वाली बुक जो है ना, इसको अपोज करती है, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है यहाँ पे। तो वही फ्रिक्शनल फोर्स अब हमको डिफाइन करना है, लिखिएगा। तो विस्कोसिटी हमने प्रॉपर्टी तो देख ली। इस विस्कोसिटी के कारण ना एडजेसेंट लेयर के ऊपर फोर्स लगता है, उसी फोर्स को हम लोग क्या नाम दे देंगे? विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स, जिसके कारण विस्कोसिटी आ रही है, वो क्या कहलाएगा? विस्कस फोर्स कहलाएगा। दो लेयर्स के बीच में विस्कस फोर्स रहता है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स होता है या अधेसिव फोर्स होता है। कोहेसिव या अधेसिव, देखेंगे हम लोग क्या होता है कोहेसिव और अधेसिव। ठीक है, लिखिएगा नेक्स्ट पैराग्राफ में, द इंटरनल टेंजेंशियल फोर्स। दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल और एक होते हैं टेंजेंशियल। टेंजेंशियल जो टच करके गुजर जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये वाली जो लेयर है इसके ऊपर ये टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, पैरेलल टू द सरफेस, इसलिए टेंजेंशियल है। परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता तो नॉर्मल होता, टच करके जा रहा है, टेंजेंशियल। द इंटरनल टेंजेंशियल फोर्स which try to retard the relative motion which try to retard the relative motion between the adjacent layers is called viscous force. विस्कस फोर्स। तो दो फ्लूइड की लेयर्स के बीच में लगने वाला वो फोर्स जो इनके रिलेटिव मोशन को रिटार्ड करता है, वही क्या कहलाएगा? विस्कस फोर्स कहलाएगा। तो अगर विस्कस फोर्स पूछेगा तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब नीचे एक स्टार पॉइंट लिख लेना, स्टार पॉइंट। विस्कस फोर्स इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एक बार पूछा है क्वेश्चन,
कि विस्कस फोर्स किसके कारण होता है, बाहर से जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके कारण हो रहा है या किसके कारण, नहीं, ये इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण। ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है। पानी की विस्कोसिटी इतनी है, वो उतनी ही रहेगी चाहे आप उसको किसी भी एनवायरनमेंट में रख दो, अनटिल और अनलेस आपने टेम्परेचर प्रेशर नहीं चेंज किया है। सेम टेम्परेचर प्रेशर पे आप थोड़ा सा फ्लूइड लो चाहे बहुत सारा फ्लूइड लो, उसकी प्रॉपर्टी है वो, ठीक है। फिर लिखिएगा नेक्स्ट। तो विस्कोसिटी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी, तो इस इंटरेस्टिंग चीज के ऊपर ध्यान गया किसका, न्यूटन भाई साहब का। अब उन्होंने इसके ऊपर एक लॉ बना दिया, वो तो जो भी चीज उनको पसंद आती है उसके ऊपर एक लॉ बना देते हैं। तो विस्कोसिटी पसंद आ गई, जैसे ग्रेविटी पसंद आई थी तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ा था। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। देखो देखो क्या हुआ कि यहाँ पे ये पानी की लेयर है, मतलब तालाब किनारे गए हमारे न्यूटन भाई, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने वो गमछा लगाए हुए थे, उस गमछे को उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर फैला दिया। तो भाई गमछे को पूरा फैला दिया तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया तो बहुत ज्यादा होगा ना, बहुत ज्यादा एरिया था, तो वो देखो बहुत बड़े लंबे चौड़े एरिया में फैल गया। मैं इसको 2 डायमेंशन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ जाओ, ये गमछा है पूरा ऐसा फैला हुआ है। अब उस गमछे को वो खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो एरिया बहुत ज्यादा है। अगली बार उन्होंने क्या किया, जेब में रुमाल रखी थी, अब उन्होंने रुमाल को पानी के ऊपर रखा और उसको खींचने की कोशिश की। बताओ किस केस में उनको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा होगा, रुमाल में ज्यादा, जिसमें गमछा, जिसमें एरिया ज्यादा है। तो उन्होंने देखा यार जितना ज्यादा एरिया होता है ना उतना ज्यादा ये फोर्स होता है, विस्कस फोर्स। भाई ये तो हम भी सोच सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि यार ये जो विस्कस फोर्स है ना, ये जो विस्कस फोर्स है ये एरिया के प्रोपोर्शनल है। छोटे से रुमाल को खींचने में कम फोर्स लगता है और बड़े से तौलिए को, गमछे को खींचने में ज्यादा फोर्स लगता है। उसके बाद उन्होंने देखा कि जैसे वो स्पीड बढ़ाते हैं खींचने की तो उनको ना और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। अभी धीरे धीरे खींच रहे थे तो बड़े आराम से खींचा जा रहा था, लेकिन जब वो बहुत तेजी से खींचने की कोशिश करते हैं ना तब फोर्स भी ना बहुत ज्यादा लगता है। तो उन्होंने एक और इसके ऊपर कंक्लूजन निकाला था, लेकिन उसको हम लोग थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। लिखो पहले तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है। इट स्टेट्स दैट द विस्कस फोर्स it states that the viscous force F, capital F, the viscous force F acting between two layers of fluid, acting between two layers of fluid in a streamline motion, हमने देखा था जब पार्टिकल्स एक दूसरे के पीछे पीछे चलते हैं एकदम परफेक्ट ऑर्डर में, जैसे कि 26 जैन को आप देखते हैं जो हमारे सैनिक मार्च करते हैं एक के पीछे एक चलते हैं, तो इसको हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। वैसे फ्लूइड के पार्टिकल भी एक के पीछे एक चलेंगे, रैंडमली नहीं चलेंगे। मार्केट में देखो लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है क्या, नहीं, कोई भी किधर जा रहा है, लेकिन जब हमारे सैनिक मार्च करते हैं तो वो एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है। तो एक ऐसा फ्लो हो रहा है, उस केस की हम बात कर रहे हैं। layers of a liquid flowing in a streamline motion depends upon the following two factors, नंबर 1 ये है और नंबर 2 है ये हो जाता है कांटेक्ट एरिया। इसको लिखो फिर मैं समझा रहा हूं। और ये कहलाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या होता है इसका मतलब मैं अभी समझा रहा हूं। उन्होंने देखा कि जो फोर्स है ना वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, पहला तो है कांटेक्ट एरिया के ऊपर और दूसरा डिपेंड करता है किस पे, वेलोसिटी ग्रेडियंट के ऊपर। वेलोसिटी ग्रेडियंट देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, ये जो पिछला वाला केस हम लोगों ने देखा था जिसमें ये बुक्स हमने एक के ऊपर एक रखी हुई थी, यहां पे आप देखो, आप यहां से लेके यहां तक के इतनी हाइट पे चले गए,
ये देखो इतनी वाली हाइट के ऊपर चले गए जहां पे ये रखा हुआ है। इस हाइट को हमने क्या नाम दे दिया, dx। नीचे वाली बुक की कितनी वेलोसिटी थी, 0। ऊपर वाली की कितनी वेलोसिटी थी, कुछ रही होगी। तो हमने बोला इसकी जो वेलोसिटी है मान लो वो कितनी है, dv। तो dx की हाइट पे जाने पे आपको जो फ्लूइड का पार्टिकल है, बुक्स को आप फ्लूइड का पार्टिकल समझना, तो उस फ्लूइड के पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, dv। तो dv बाई dx को ही हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। अब इसको मैं यहां पे समझाता हूं अलग तरीके से, कि मान लो यहाँ पे फ्लूइड के पार्टिकल थे, यहाँ पे ये बहुत सारी फ्लूइड की लेयर है, ये पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है, ये चौथी लेयर है, ये पांचवी लेयर है। अब इसके ऊपर आपने कुछ भी तौलिया वगैरह कुछ भी रखा हुआ है ऐसे इसके ऊपर, और जैसे इसको अपने साथ खींचने की कोशिश की आपने, तो पहली वाली लेयर इसके कांटेक्ट में है, ये इसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, लेकिन नीचे वाली लेयर उसको रोकने की कोशिश करेगी। रोकने की कोशिश में ये भी थोड़ी सी आगे निकल जाएगी, इसको रोकने की कोशिश में नीचे वाली लेयर जो है ना, ये भी थोड़ी सी आगे निकल जाएगी। तो मैं हर लेयर में एक मॉलिक्यूल बना रहा हूं, कि जब मैंने खींचना शुरू नहीं किया था तब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल था, यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल, यहाँ तीसरा मॉलिक्यूल, यहाँ चौथा मॉलिक्यूल, यहाँ पांचवा मॉलिक्यूल। जैसे ही मैंने इसको खींचा, सबसे आगे ये वाला मॉलिक्यूल पहुंच जाएगा, वो यहां तक के पहुंच जाएगा। उसके बाद ये वाला मॉलिक्यूल यहां तक के पहुंचेगा, ये वाला मॉलिक्यूल यहां तक के, ये वाला यहां तक के, और हो सकता है ये तो यहीं पर है। पॉसिबल है ऐसा? तो देखो ये एक अलग वेलोसिटी से चल रहा है, ये एक अलग वेलोसिटी से चल रहा है, ये अलग वेलोसिटी से, ये अलग वेलोसिटी से, और ये तो चल ही नहीं रहा है। सबकी वेलोसिटी अलग अलग है। जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती है यहां से, वैसे वैसे वेलोसिटी भी चेंज होने लगती है। ये वाले पार्टिकल के लिए वेलोसिटी चेंज हम कैसे निकालेंगे, dv बाई dx। इसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या बताता है कि आप कितनी डिस्टेंस पे जाते हैं और वेलोसिटी में कितना चेंज आता है। ये देखो ये वाली जो लेयर है ना, ये 0 मीटर पर सेकंड पे चल रही है, ये 2 मीटर पर सेकंड पे, ये 5 मीटर पर सेकंड पे, ये 7 मीटर पर सेकंड पे, और ये 9 मीटर पर सेकंड पे चल रही है लेयर। मूव कर रही है आगे, आप तौलिया खींच रहे हो ना, तो सब अलग अलग वेलोसिटी पे चल रही है। और सारी लेयर्स के बीच का जो गैप है ना, वो कितना है, 2 मीटर का गैप है, ऐसी समझने के लिए। तो देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको अगर निकालना है तो इसके लिए वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसे निकालोगे, चेंज इन वेलोसिटी। इसकी 0 थी, इसकी 0 है और इसकी 2 है, तो इनके बीच का वेलोसिटी ग्रेडियंट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। 2/2 कट गया, कितना आया, dv बाई dx की वैल्यू 1। वैसे इसके और इसके बीच में वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालोगे तो कितना आएगा, इसकी वेलोसिटी 0 है, इसकी 5 है, तो 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट यही होता है कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ डिस्टेंस के चेंज होने के साथ में। डिस्टेंस के चेंज होने के साथ में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, यही क्या कहलाता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है। अलग अलग पोजीशन पे वेलोसिटी अलग अलग है। इसको देखो बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसका उतना ज्यादा यूज नहीं है। आप बस ये चीज समझ जाओ, सरफेस से जैसे जैसे हम एक्स हाइट ऊपर जा रहे हैं, वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है। किसी फ्लूइड में वेलोसिटी ज्यादा चेंज होती है, किसी फ्लूइड में वेलोसिटी कम चेंज होती है। तो हमें ये वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है फ्लूइड टू फ्लूइड, ये डिफर करेगा। तो हमें उसी की वैल्यू चाहिए वेलोसिटी ग्रेडियंट की। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा ये हमेशा कि दो फ्लूइड की लेयर है, एक लेयर नीचे है और एक लेयर इससे इतने सेंटीमीटर ऊपर है, बीच में और भी सारी लेयर्स हैं। तो इतनी ऊंचाई पे, मतलब यहां से 2 सेंटीमीटर हाइट पे एक लेयर है, और इन दोनों के बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो देखो चेंज इन वेलोसिटी 5, उनके बीच की डिस्टेंस 2, यही हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट। सारे क्वेश्चंस में गिवन होगा दोनों लेयर के बीच की डिस्टेंस और दोनों लेयर के बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस। तो वेलोसिटी का डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या हो जाता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है। वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है हाइट के हिसाब से। तो न्यूटन ने एक्सपेरिमेंटली देखा कि जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती है ना, वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू भी बढ़ जाती है। सीधी सी बात है, जितना वेलोसिटी से खींचोगे यार, उतना ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो न्यूटन ने क्या किया, इन दोनों को एक साथ कंबाइंड कर दिया। उसके ये दो ऑब्जर्वेशंस थे कि ये फोर्स प्रोपोर्शनल होता है एरिया के और फोर्स प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। तो इनको जब एक साथ उसने कंबाइंड किया तो क्या आ गया, a इंटू डी वी बाई डी एक्स।
जहां भी प्रोपोर्शनल का साइन होता है वहां पे हम लोग एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पे जो उसने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया उसका नाम था ईटा। ईटा क्या होता है? यही होती है विस्कोसिटी। हाँ, यही होती है विस्कोसिटी। तो ये हो जाएगा ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। यही न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो हम लोगों ने देखो लिखा, इट स्टेट्स दैट द विस्कस फोर्स एफ एक्टिंग बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन स्ट्रीमलाइन फ्लो डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग टू फैक्टर्स। नंबर वन था फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्टेक्ट एरिया। उसके बाद फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन लेयर्स। लिख लेना, वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन लेयर्स, बिटवीन लेयर्स। उसके बाद लिखना और F इज प्रोपोर्शनल टू ए डीवी बाई डी एक्स। नेक्स्ट लाइन में लिखना F इज इक्वल टू ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। इस ईटा को ही आगे चल के उन्होंने नाम दिया, ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी फोर्स भी उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो पानी के लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होता है, मरकरी के लिए ज्यादा होता है, हनी के लिए भी ज्यादा होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इतना लिख लिया ये। तो देखो मैंने बताया फोर्स इज इक्वल्स टू ईटा ए डीवी बाई डीएक्स। क्या यहां से ईटा की कोई यूनिट बता सकता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की? बिल्कुल बता सकते हैं, कोशिश करो एक बार फिर मैं बताऊंगा। हम्म हम्म आयुषी, क्या यूनिट आएगी विस्कोसिटी की? अच्छा, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फिजिकल, इसकी तो निकालना है यार। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। इसकी कितनी हो जाती है? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी है नहीं है, मीटर पर सेकंड। और नीचे में क्या दिख रहा है? डिस्टेंस। इसकी भी यूनिट क्या हो जाती है? मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया, ईटा की हमको निकालना है। देखो मीटर से मीटर कट गया, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो ईटा की क्या हो जाएगी? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। लेकिन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर की यूनिट है। प्रेशर पे किसने काम किया है? पास्कल। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल कहते हैं, और सेकंड तो पहले से दिख रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट क्या हो जाती है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल सेकंड भी इसको कहते हैं। क्या इसकी यूनिट समझ में आ गई? पक्का? तो लिख लेना इसके नीचे एसआई यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और पास्कल सेकंड, और पास्कल सेकंड ये एसआई यूनिट है। सीजीएस यूनिट, इसकी सीजीएस यूनिट होती है पॉइज। पॉइज, और ये होती है ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। पॉइज जो होती है, एक्चुअली सीजीएस यूनिट क्या थी इसकी? ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड। इसी को पूरे को क्या बोल दिया गया? पॉइज कह दिया गया। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइज और पास्कल सेकंड के बीच का रिलेशन। आपको क्वेश्चन में पॉइज में दी होगी विस्कोसिटी, लेकिन यार हमको तो न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर ही समझ में आता है। तो पॉइज को हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? इसमें। तो आप लोगों को लिखना है 1 पॉइज इज इक्वल्स टू 0.1 पास्कल सेकेंड। अगर हमको 100 पॉइज दिया होगा तो हम उसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 पास्कल सेकेंड। कितना इजी है। पॉइज में दिया होगा, हम उसमें 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारी इस यूनिट में निकल जाएगा। पॉइज में दिया होगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.1 से, तो वो हमारी एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्कल सेकेंड बन जाएगा। 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसमें डाइन वाइन भी कई बार आएगा। डाइन और न्यूटन के बीच में क्या रिलेशन है?
मेरा एक दोस्त था, कितने दोस्त थे? एक, उसका नाम क्या था? न्यूटन। उस बेचारे के पीछे कितनी डायन पड़ी थी? पांच पांच डायन उसके पीछे पड़ी थी, पांच पांच। एक न्यूटन नाम का दोस्त था, उसके पीछे 5 डायन पड़ी थी। क्या याद रहेगा? बोल के बताओ। एक न्यूटन नाम का दोस्त, उसके पीछे 5 डायन। तो अब कंफ्यूज नहीं होना कि 10⁵ डायन था कि 10⁵ न्यूटन था। एक न्यूटन, 10⁵ डायन। ठीक है, इसका भी यूज आएगा, हम लोग यूज कर लेंगे। तो यहां तक के हम लोग समझ गए इसको। अच्छा, कोई इसकी डायमेंशंस निकाल के बताएगा? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। चलो अभी लिख लो, बाद में घर जाके निकाल लेना। m1 L-1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 सेकंड नीचे भी आएगा, तो T⁻⁻1। न्यूटन को क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मतलब m⁻1, किलोग्राम मीटर, नीचे मीटर स्क्वायर है, तो ऊपर में L⁻⁻1। अब पर सेकंड स्क्वायर, ये मैंने मन से कर लिया, आप लोग भी कर सकते हो, तो करके बताऊं क्यों? चलो, न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम सबको पता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स किसमें होता है? न्यूटन में। ये किसमें होता है? किलोग्राम में। ये किसमें होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। इसलिए न्यूटन की जगह में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखता हूं। तो मैंने इसकी जगह लिखा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर में 1 सेकंड पहले से है और नीचे में मीटर स्क्वायर पहले से वेट कर रहा है। तो किलोग्राम मास की यूनिट है, तो m⁻1। m से स्क्वायर कट गया, ये मीटर लेंथ की यूनिट है, तो नीचे मीटर बचा है, ऊपर आके मीटर इनवर्स हो जाएगा, यानी लेंथ इनवर्स। नीचे भी 1 सेकंड बचेगा, ऊपर आके सेकंड का इनवर्स यानी कि टी का इनवर्स। तो ऐसे करके हम लोगों ने इसका डायमेंशन भी निकाल लिया। ठीक है, चलिए लिखिएगा, डिपेंडेंसी ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स। डिपेंडेंसी ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स। डिपेंडेंसी ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स। नंबर 1, पहली डिपेंडेंसी हम देखेंगे किस पे? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। लेकिन खास बात ये किसके लिए? फॉर लिक्विड्स। आप क्या करना, पानी में जैसे रसगुल्ला लेके आते हैं ना, गुलाब जामुन, उसकी जो चाशनी होती है वो देखना बहुत थिक टाइप की होगी। अच्छी दुकान से लाओगे, सस्ती लाओगे दुकान से तो एकदम पतली होती है चाशनी भी, एकदम गाढ़ी गाढ़ी चाशनी होती है यार। उसमें चम्मच को स्टीयर करने में बड़ी तकलीफ हो। उसको थोड़ा सा गर्म करके देखना, जैसे ही गर्म करोगे ना, तो चम्मच बड़े आराम से उसमें आप घुमा सकते हो। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे विस्कोसिटी क्या हो गई? कम। लेकिन ये किसके लिए है? लिक्विड्स के लिए। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है। किसके लिए? फॉर गैसेस। फॉर गैसेस। ठीक है, तो बताएंगे आप कश्यपी। जैसे पूछेगा कि फ्लूइड्स की विस्कोसिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या हो जाती है? क्या गैसेस फ्लूइड नहीं है? हाँ, तो ये आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन डिपेंड्स। अगर लिक्विड बोलेगा तो भाई डिक्रीज होती है। तो क्वेश्चन 2 टाइप से पूछता है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। लिक्विड स्पेसिफिकली बोला है तो हम बोल देंगे डिक्रीज। लेकिन अगर उसने बोला फ्लूइड्स, तो फ्लूइड्स में दोनों आते हैं। ये ट्रिकी क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। इसलिए जब भी फ्लूइड बोलेगा तो ना ऑप्शन में एक लिखा होगा मे इंक्रीज और मे डिक्रीज। मे इंक्रीज इफ इट इज गैस, मे डिक्रीज इफ इट इज लिक्विड। तो क्वेश्चन पे ध्यान देना, फ्लूइड लिखा है कि लिक्विड लिखा है। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रेशर। दूसरी डिपेंडेंसी किस पे देख रहे हैं? प्रेशर पे। ऑन प्रेशर। प्रेशर के ऊपर क्या है डिपेंडेंसी? अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो इनकी जो विस्कोसिटी है ना, ये भी बढ़ जाती है। किसके लिए? फॉर लिक्विड्स। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन,
वो एक्सेप्शन है हमारा वाटर। तो अगर आपसे पूछे लिक्विड्स की विस्कोसिटी प्रेशर को इंक्रीज करने पे क्या होती है, तो आप आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन में ऐसा नहीं लिखा होगा, इंक्रीज डिक्रीज में डिक्रीज लिखा होगा तो भाई लिक्विड्स में तो दोनों आ जाते हैं, पानी भी और रेस्ट भी, तो उसमें भी क्या आ जाएगा? मे इंक्रीज और मे डिक्रीज। अगर पूछेगा फॉर मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स तो आप लगाओगे इंक्रीज, फॉर मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स। अगर पूछेगा फॉर वाटर तो आप बोलोगे डिक्रीज, और अगर सिर्फ बोल देगा लिक्विड्स तो मे इंक्रीज या मे डिक्रीज, क्योंकि लिक्विड में सब आ जाते हैं। और प्रेशर को चाहे इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, ये होती है कांस्टेंट। किनके लिए? हमारी गैसेस के लिए, फॉर गैसेस। तो गैसेस का प्रेशर बढ़ाओ चाहे कम करो, उनकी विस्कोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये रिलेशन हमको याद रखना है, कुछ भी पूछ लेता है घुमा फिरा के। अगर आप उसका प्रेशर बढ़ाओगे तो उसकी विस्कोसिटी, नहीं नहीं नहीं, अगर आप उसका प्रेशर बढ़ाओगे तो उसकी विस्कोसिटी क्या होने लगेगी? कम होने लगती है उसकी। एक्सपेरिमेंट देखो, जैसे कि जितने भी अदर मटेरियल्स होते हैं, जैसे ही वो फ्रीज होते हैं तो उनका वॉल्यूम ना कम हो जाता है, क्योंकि सॉलिड्स कम स्पेस लेते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड। लेकिन हमारा जो पानी है ना, ये जस्ट अपोजिट है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है जैसे ही आप इसको फ्रीज करते हो। तभी तो देखना बर्फ जो है पानी के ऊपर फ्लोट करता है, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ वाटर होता ना तो उसका वॉल्यूम कम होता, लेकिन जैसे ही वो बर्फ बना उसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा उसके ऊपर अपथ्रस्ट लगेगा, इसलिए वो ऊपर होने लगता है। तो वाटर ना बहुत सारी चीजों में एक्सेप्शन है, ये एक इकलौता ऐसा मटेरियल है जो कि फ्रीज होने पे फूल जाता है, बाकी चीजें श्रिंक हो जाती हैं। ये अकेला है जो फूल जाता है। तो यहाँ पे इसकी भी जो विस्कोसिटी है ना, प्रेशर बढ़ाने पे वो कम होती है, बाकी फ्लूइड से अलग है ये। अब क्या है इसमें, बहुत ज्यादा हम लोग डीप में नहीं जा रहे हैं। अब जैसे कोई बच्चा पूछेगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी गैसेस की कैसी इफेक्ट होती है, तो इसकी जो विस्कोसिटी होती है ना, ये प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट टी के। तो जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे इसकी विस्कोसिटी बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पे क्या होता है, जो विस्कोसिटी होती है वो फंक्शन होती है 1/अल्फा प्लस बीटा टी प्लस गामा टी का स्क्वायर, ऐसा कुछ रहता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वैसे वैसे विस्कोसिटी क्या होने लगती है? कम होने लगती है। तो जाने को हम बहुत डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन हमको जाना नहीं है, लिखना भी नहीं, ये सब हमको नहीं लिखना है। बस हमको ये याद रखना है कि विस्कोसिटी कम होती है कि बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, अ स्क्वायर मेटल प्लेट, क्वेश्चन है, अ स्क्वायर मेटल प्लेट of 10 centimeter sides, a square metal plate of 10 centimeter sides। ये स्क्वायर मेटल प्लेट है, इसको स्क्वायर कंसीडर करना, जिसकी सारी साइड कैसी? 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। ये डेटा इसलिए आपको दिया ताकि आप एरिया निकाल सको, ठीक है। सेंटीमीटर साइड मूव्स पैरेलल टू अनदर प्लेट, मूव्स पैरेलल टू अनदर प्लेट, moves parallel to another plate। तो हमने दो प्लेट बना दी, दोनों का एरिया सेम है। another plate with a velocity of 10 centimeter per second, velocity of 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ स्क्वायर मेटल प्लेट ऑफ इतना साइड मूव्स पैरेलल टू अनदर प्लेट। तो हमने दो प्लेट बनाई है और वो मूव करती है विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेट विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। इसके कंपैरिजन में 10 मीटर पर सेकेंड से, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। हो सकता है ये 50 से मूव कर रही है, तो ये किससे मूव कर रही होगी? 60 से। रिलेटिव वेलोसिटी 10 है, तो अगर ये 10 है तो ये कितनी हो जाएगी? इसको हम 0 कंसिडर करेंगे। सारे क्वेश्चंस में हमें ऐसे ही करना है। रिलेटिव वेलोसिटी देता है तो ऊपर वाले की वेलोसिटी जो दिया है वो ले लो, और नीचे वाले की क्या कंसिडर कर लो? 0। अब आगे लिखिएगा क्वेश्चन,
both plates are immersed in water. both plates are immersed in water. ये दोनों प्लेट्स ना पानी के अंदर डूबी हुई हैं. अच्छी बात है. Full stop. If the viscous force is is 200 dyne and viscosity of water is 0. बोर्ड पे लिखा हुआ है 0.01 poise. What is the separation of plates? तो देखो यहां पे आपको कितना डेटा गिवन है. सबसे पहले आपको क्या बोला उसने, 10 सेंटीमीटर साइड की प्लेट है, तो आपको एरिया पता है. एरिया कितना हो जाएगा 10/10 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर. क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर बना लिए थे, उसको मैंने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया. आपको डीवी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड. आपको एफ दिया है, आपको ईटा दिया है, और क्या पूछ रहा है, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस. मतलब विप्लव क्या पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस. अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था ना हमने. हाँ, dx पूछ रहा है वो, dx की वैल्यू पूछ रहा है, dx. तो दो फ्लूइड लेयर के बीच की उसने देखो वेलोसिटी दिया है, तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, dx. जिनके बीच का वेलोसिटी गैप दिया है ना, उन्हीं के बीच की आपको डिस्टेंस नीचे रखनी होती है. तो आपको dv दिया है, a दिया है, ईटा दिया है, f दिया है, और dx ही तो पूछ रहा है बेचारा. उसको क्यों निराश कर रहे हो विप्लव, बता दो उसे आंसर. तो ऐसे सारे क्वेश्चंस जिसमें दो प्लेट्स वगैरह देगा या दो लेयर की वेलोसिटी बताएगा, विस्कोसिटी दे देगा, फोर्स दे देगा, तो आप समझ जाना यही वाला फॉर्मूला आपको लगाना है. अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ईटा ए डीवी बाई डीएक्स. अब देखो ये 200 डाइन दिया हुआ है, 200 डाइन, इसको कन्वर्ट करना है. कैसे कन्वर्ट करेंगे, 200 इंटू -5, क्योंकि 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन. तो 1 डाइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻⁵ न्यूटन. तो 10⁻⁵. अब ये न्यूटन में कन्वर्ट हो गया, इज इक्वल्स टू, अब देखो वो पॉइज में दिया हुआ है 0.1, तो मैं 0.001 लिख लूं, कोई दिक्कत. 0.1 से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या बन जाएगा, 0.001 बन जाएगा. तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया. इनटू एरिया तो हमको पता है, इसको मैं लिख लेता हूं. देखो ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू 10⁻⁻⁴. क्या बन जाएगा, 10⁻⁻². ये देखो ना, 100 इंटू 10⁻⁻⁴, ये बन जाएगा 10⁻⁻² इंटू डीवी, ये है 10. ये मीटर पर सेकंड में है ना, सॉल्व कर लिए क्या. मेरी कॉपी में सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा है, मैंने गलती से मीटर पर सेकंड लिख दिया. मीटर पर सेकंड भी लिखोगे तो नया आंसर आ जाएगा हमारा, क्या दिक्कत है. क्या करें, सॉल्व कर लिए हो क्या, नहीं किया तो सेंटीमीटर कर लो इसको, सेंटीमीटर पर सेकंड. तो इसको मैं लिख लेता हूं, सेंटीमीटर पर सेकंड है तो 0.1 मीटर पर सेकंड. 100 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा ईटा ए, ये है डीवी 10 टू द पावर, या इसको मैं लिख लेता हूं, क्या 0.1 अपॉन dx. सेंटीमीटर मैंने इतना छोटू सा लिखा है ना, वो मीटर बन गया था. तो यहां से dx की वैल्यू निकालना है हमें. तो इसमें दो चीजें काम में आएंगी. पहला तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, और दूसरा क्या, डाइन को आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, पॉइज को आपको पास्कल सेकंड में कन्वर्ट करना आना चाहिए. तो इसमें वैल्यूज पुट करना है, आंसर आ जाएगा. छोड़ो इसको, सॉल्व कर लोगे, आंसर बता देता हूं मैं.
कि सॉल्व करना ही करना है? चलो कर ही लेते हैं। dx को मैं यहां ले आता हूं और इस पूरे को नीचे ले जाता हूं, तो देखो dx इज इक्वल्स टू, और देखो बार बार सेम काम नहीं करना है। अभी देखो मैं इसको क्या करता हूं, इसके साथ में 2 जीरो है ना, ये 10 टू द पावर -5 है, तो मैं इसको 2 इंटू 10 टू द पावर -3 लिख लेता हूं। ये 2 जीरो, इसको 10 टू द पावर -3 बना दिए। ये काम साथ साथ करते रहना। अब यहां पे देखो यार, क्या दिख रहा है हमको, 0.001 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 0.1। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये खुद 10 टू द पावर -3 के बराबर है, 1 इंटू 10 टू द पावर -3। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 इंटू 10 टू द पावर -3, तो 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -1, 3 2 5 और 1 6, क्या हो जाएगा ये 10 टू द पावर -6। समझ में आया ना? 0.001 इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर -3। -3 क्यों लिखा, क्योंकि डेसिमल के बाद देखो 3 डिजिट है, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -2, डेसिमल के बाद कितने कितने डिजिट है, 1, तो 10 टू द पावर -1, तो 1 2 और 3 मिलके हो गए इतना। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। अगर मैं यहां मल्टीप्लाइड बाई 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 कितना होता है, 0.5 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -3 मीटर। 2 लाइन में आंसर आ जाता है। तो ऐसे आप लोग प्रैक्टिस करना कि बार बार उसको रिपीट ना करें हम लोग। हो गया? तो इसके ऊपर ऐसी सिंपल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा पॉइजलीज इक्वेशन। इसमें आपका कोई डेरिवेशन नहीं है, आपको सीधे इनकी इक्वेशन को रट लेना है। पॉइजलीज इक्वेशन ये हम उसमें लगाते हैं जब ना बहुत छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, पाइप इतने छोटे होते हैं कि हम आंख से उनको ठीक से देख भी नहीं पाते। जैसे कि हमारी जो वेन्स होती हैं, बहुत पतली पतली वेन्स होती हैं, आंखों में देखना लाल कलर की आपको कभी कभी वेन्स दिखाई दे जाती हैं, कितना कम उनका डायमीटर होता है, तो उनके थ्रू कितना डिस्चार्ज निकल रहा है, ये हमको पता लगाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, पॉइजलीज इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो लिखिएगा, बस इसको लिख के मैं आपको छोड़ दूंगा। इन केस ऑफ स्टडी फ्लो, इन केस ऑफ स्टडी फ्लो of liquid of viscosity eta, of viscosity eta in a capillary tube, लिख दे रहा हूं मैं, कैपिलरी ट्यूब। ये एक ट्यूब ही है जिसका डायमीटर बहुत कम है, तो बहुत कम डायमीटर की ट्यूब को हम क्या कहते हैं, कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। कैपिलरी ट्यूब ऑफ लेंथ, कैपिलरी ट्यूब ऑफ लेंथ स्मॉल एल, कैपिलरी ट्यूब ऑफ लेंथ एल and a radius small r, and a radius small r under a pressure difference capital P, under a pressure difference P across it the volume of liquid flowing per second, याद रखना पर सेकेंड है ये, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इज गिवन बाय, देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है फॉर्मूला, उसको लिख लो। ये एक पतली सी ट्यूब है, इसको हम लोगों ने बोल दिया कैपिलरी ट्यूब। इस कैपिलरी ट्यूब की जो लेंथ है ना वो है स्मॉल एल, और इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर। अब यहां पे आपने ना जम के एक प्रेशर लगा के रखा है P,
तो फ्लूइड फ्लूइड जो है वो ऑब्वियसली यहां से यहां मूव करेगा, आपने उसको प्रेशर लगाया ना यहां से, तो जब वो यहां से बाहर निकलेगा तो कितना फ्लूइड बाहर निकलेगा। क्यू क्या बताता है हमको, डिस्चार्ज। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, डिस्चार्ज पर यूनिट सेकेंड। तो उसका फॉर्मूला है ये पाई पी आर की पावर 4 अपॉन 8 n ईटा एल। ये क्या है, प्रेशर जो आपने क्रिएट किया था, एकदम सस्ता न्यूमेरिकल आता है इसके ऊपर। इतना हमने प्रेशर लगा के रखा है कैपिलरी ट्यूब, इसमें वो यही जज करना चाहता है कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं, और कुछ नहीं। तो प्रेशर आपको दिया होगा, आपको रेडियस दी हुई होगी, ये एमएम में दी होती है, और कितना 0.03 mm ऐसा लिखा होगा, इतने कम डायमीटर की होती है ये। तो उसको मीटर मीटर में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि प्रेशर आपको ना पास्कल में देगा, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसको भी मीटर वगैरह में कन्वर्ट कर लेना। ये आपको पॉइज वगैरह में देगा, उसको भी आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। लेंथ आपको दी होगी सेंटीमीटर वगैरह में, उसको भी कन्वर्ट करके इस फॉर्मूले से बता देना, मीटर क्यूब पर सेकंड में आ गया। इसका मेन इस्तेमाल कहाँ होता है पता है, इसका मेन इस्तेमाल होता है फ्लूइड्स की विस्कोसिटी निकालने में। विस्कोसिटी निकालने में आपने क्या किया, एकदम छोटी सी कैपिलरी ट्यूब ली, यहां पे कितना प्रेशर लगाया आपको पता है कि भाई मैंने इतने पास्कल का प्रेशर लगाया था। इस कैपिलरी ट्यूब की रेडियस आपने बनाई है, आपको पता होगी इसकी रेडियस कितनी है, आपको इसकी लेंथ भी पता होती है जितनी लेंथ की आपने बनाई है, और उस साइड जितना फ्लूइड गिरा ना उसको आप मेजर कर लेना, कितना मीटर क्यूब पानी निकला है या फ्लूइड निकला है। तो आपको क्यू की वैल्यू भी पता होती है, जितना भी फ्लूइड निकलेगा वो काउंट कर लेना बीकर वगैरह में लेके। तो आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो आपको फ्लूइड की विस्कोसिटी पता चल जाएगी। तो अगर आपसे पूछ ले 1 मार्क में पॉइजनस इक्वेशन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो आप बोलेंगे किसी भी फ्लूइड की विस्कोसिटी निकालने। हमने कितना प्रेशर लगाया हमको पता है, लेंथ पता है, रेडियस पता है, और कितना फ्लूइड यहाँ पे बाहर निकला हम उसको क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। इसमें पूरी ऐसी मार्किंग होती है जिससे आपको पता चल जाएगा कितना मीटर क्यूब पानी बाहर निकला है, कितनी देर में बाहर निकला है, आप स्टॉप वॉच से पता कर सकते हैं। तो 5 मीटर क्यूब पानी 1 सेकंड में बाहर निकला, ये आपको पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, आप विस्कोसिटी निकाल सकते हैं। तो नीचे एक स्टार पॉइंट लिख लेना, पॉइजलीज इक्वेशन। पॉइजलीज इक्वेशन, ये इक्वेशन आप लोगों ने लिख ली ना, Q इज इक्वल्स टू दिस। हाँ आपने लिखा, पहले इक्वेशन लिखो या जगह छोड़ दो। पॉइजलीज इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन the viscosity of a fluid. Viscosity of a fluid. देखो एक क्वेश्चन कैसे फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है एक क्वेश्चन कि यहाँ पे एक हमारा दोस्त है वैसे लेटा हुआ है, ये कहाँ पे लेटा हुआ है, एक हॉस्पिटल की बेड के ऊपर लेटा हुआ है, हमें इसको ब्लड चढ़ाना है। अगर हमें इसे ब्लड चढ़ाना है तो हम एकदम पतली सी सुई से देते हैं, है ना। तो उसके लिए ब्लड की जो बॉटल है ना उसको यहाँ पे टंगाया है, और यहां से ये इसमें आ रही है और इसके हाथ में ब्लड जा रहा है। ये जो बॉटल है वो इसके हाथ से 2.1 मीटर की हाइट पे है, क्वेश्चन में ऐसा दे देगा 2.1 मीटर की हाइट पे है, और जो नीडल हमने इसको लगाई है उसकी जो रेडियस है वो है 0.03 mm, और उसकी जो लेंथ है नीडल की वो है मान लो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। और जो यहाँ पे ब्लड चढ़ रहा है, जो ब्लड चढ़ रहा है उसकी जो विस्कोसिटी है, फॉर एग्जांपल कुछ भी दे देता हूं मैं, 0.1 पॉइज, ये मैंने मन से दे दिया, ब्लड की इतनी होती है कि नहीं पता नहीं, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। और जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड उसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 1020 kg पर मीटर क्यूब, ये वैल्यू मुझे याद है। ब्लड की डेंसिटी पानी से जरा सी ज्यादा होती है। तो बताओ उसको कितना वॉल्यूम पर सेकेंड ब्लड मिल रहा होगा, यानी क्या पूछ रहा है वो, क्यू की वैल्यू पूछ रहा है, वॉल्यूम फ्लो रेट पूछ रहा है ना, कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड पर सेकेंड उसको चढ़ रहा है। आप क्यू की वैल्यू बता दो कितनी, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, वही वाला पॉइजलीज इक्वेशन। लेकिन प्रेशर तो दिया नहीं है, प्रेशर कैसे करेंगे, रो जी एच,
प्रेशर कैसे निकालोगे? रो जी एच से। भाई बॉटल को जितनी हाइट पे ले जाओगे उतनी प्रेशर से इसको ब्लड मिलेगा। तो प्रेशर आपको डायरेक्ट नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, आपको क्या करना है? रो जी एच से निकालना है, इसीलिए आपको रो दिया हुआ है, आपको एच दिया हुआ है, और जी की वैल्यू सबको याद रहती है। तो प्रेशर हम रो जी एच से निकालेंगे, बाकी सब तो दिया हुआ है, बस यूनिट का खेल है। कुछ एमएम में दिया है, कुछ सेंटीमीटर में और कुछ मीटर में। देखो सारी यूनिट्स दिख रही हैं आपको, मीटर, सेंटीमीटर, एमएम। यूनिट में गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में एक्चुअल में जो डेटा गिवन है मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको घर जाके एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें ना बहुत सारा कैलकुलेशन है, इसलिए मैं यहां नहीं करवा रहा हूं। इस क्वेश्चन को आप लोग ना डायग्राम के फॉर्म में ही बना लो। क्या क्या दिया हुआ है वो मैं बता देता हूं। ये दिया हुआ है 1.3 मीटर आपको, और क्या क्या दे रखा है वो सब मैं बता देता हूं। इस क्वेश्चन को घर जाके ट्राई करना, घर जाके आपको क्या क्या दिया हुआ है वो बता देता हूं मैं। आपको एच दिया हुआ है 1.3 मीटर, बोर्ड में मैंने बना दिया है। आपको डी दिया हुआ है कितना? 0.36 mm, यानी कि डायामीटर ऑफ ट्यूब 0.36 mm। आपको लेंथ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको दिया हुआ है क्यू की वैल्यू दे रखा है 4.5 मीटर क्यूब पर मिनट। भाई उस इक्वेशन में कुछ भी देके कुछ भी पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है ब्लड की विस्कोसिटी निकालने के लिए, आपको क्यू की वैल्यू दे दिया है, हम विस्कोसिटी निकाल लेंगे। और आपको रो दिया हुआ है कितना? 1020 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और पूछ रहा है विस्कोसिटी कितनी है। तो फॉर्मूला तो हम लोग को पता है। इस फॉर्मूले में देखो हमको क्यू दे रखा है, हमें प्रेशर तो रोजी से मिल जाएगा, डायमीटर दिया है उसका हाफ कर दोगे तो रेडियस, लेंथ भी दी हुई है, ईटा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में बच्चे जो एक सबसे कॉमन मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं? क्यू की वैल्यू किसमें दे रखी है? मीटर क्यूब पर मिनट में, लेकिन इस फॉर्मूले में काय में आती है वैल्यू? पर सेकंड में। तो इसको पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करूं? 60 से डिवाइड करना है। भाई एक मिनट में इतना जा रहा है, तो एक सेकंड में इससे 60 टाइम्स कम होगा ना, तो इसको डिवाइड बाई 60 करोगे और फिर फॉर्मूले में पुट करोगे। ये सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। इसका आंसर बुक में मैंने सॉल्व नहीं किया है, बुक में जो इसका आंसर आया है ना वो मैं बता देता हूं आपको। बुक में जो इसका आंसर आया है वो आया है 0.238 पॉइज। मैंने इसको सॉल्व करके नहीं देखा है, उससे मैंने आंसर को कॉपी कर लिया है। तो आप लोग देख लेना क्या है आंसर आएगा किसमें? पास्कल सेकंड में। उसको पॉइज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। कन्वर्ट करना हमको आता ही है। टाइम है क्या हमारे पास? और अच्छा एक, हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। तो इसका आंसर भी मैंने बता दिया आप लोगों को। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टोक्स लॉ, ठीक है। स्टोक्स लॉ में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में उसको पढ़ेंगे। हुआ क्या कि जैसे ही आप लोगों को सर ने बताया कि जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल होती है, अच्छा देखो, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास इंटू असलरेशन। और असलरेशन क्या होता है? असलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जब तक फोर्स है तब तक के वेलोसिटी चेंज होता रहेगा, वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहेगी। जब तक के की फोर्स है तब तक के वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। फोर्स लगा हुआ है, असलरेशन बढ़ता जाएगा, यानी कि वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो जैसे ही ये कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से हम लोग एक चीज को किसी को ड्रॉप करते हैं तो देखो इसमें नीचे की तरफ असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एक्ट करने लगता है। तो असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एक्ट कर रहा है तो पता है इसकी वेलोसिटी हर सेकंड बढ़ती चली जाती है। जी क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको थोड़ा सा बाइफरकेट करते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड, पर सेकंड।
तो कोई भी बॉडी जो नीचे गिरती है ना, उसकी हर सेकंड स्पीड कितनी बढ़ती है? 9.8 मीटर पर सेकंड। कंटिन्यूसली बढ़ते रहती है, क्योंकि जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, वो तो लगी हुई है हमेशा, जब तक कि ग्राउंड पे टच ना कर जाए। हर सेकंड उसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है। अब एक बात बताओ, अगर बुर्ज खलीफा से मैं किसी एक कॉइन को फेंकूं, तो क्या जमीन पे गिरते तक उसकी स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ती रहेगी? ऑब्वियसली बढ़ती रहेगी। लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा होता है? रियलिटी में ऐसा नहीं होता। क्या होता है, एयर का इतना रेजिस्टेंस होता है कि थोड़ी देर के बाद उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि एयर का भी एक रेजिस्टेंस है यार। थोड़ी देर के बाद इतना रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना कि उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। तो जो इसकी स्पीड कांस्टेंट हो गई, मतलब अपना उसने मैक्सिमम अचीव कर लिए, वही स्पीड क्या कहलाती है? टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। और ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है, जैसे कि उस बॉडी का शेप कैसा है, साइज कैसा है। जैसे कि देखो, अगर ये जो पेपर है, अभी इसकी देखो टर्मिनल वेलोसिटी कितनी कम है, लेकिन अगर इसी पेपर का मैं शेप और साइज चेंज कर दूं, तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी अब देखो चेंज। तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। तो टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग देखेंगे, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि बारिश की बूंद अगर गिर रही है तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी, है ना। तो उसके ऊपर सिंपल सा हम लोग फॉर्मूला देखेंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करके इस टॉपिक को खत्म करेंगे, और सरफेस टेंशन हमारा चालू हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो हेडिंग डाल के अभी छोड़ दो, स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ तो बच्चे देखने वाले हैं क्या क्या उसके ऊपर फोर्स लगेंगे, क्या क्या वेलोसिटी आएगी उसकी। ठीक है बच्चे, आप लोग लीव कर सकते हो। थैंक यू।